हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2025 का हल प्रश्न पत्र का नाम है प्रथम प्रश्न पत्र और प्रश्न पत्र जो है बाल विकास। तो इसको हम पूर्ण हल प्रश्न पत्र के साथ लेकर आए हैं। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्टेनेले हॉल का, ब्रूनर का, स्किनर का या क्रो एंड क्रो का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का। दूसरा क्वेश्चन है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? विलियम जेम्स का, अरस्तू का, वाटसन का या प्लेटो का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन वाटसन का है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। दूसरा है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तीसरा है बुद्धि लब्धि शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु। चौथा है बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जो फार्मूला है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र वो है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। तो बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन किसका है? गैरिसन का, कुक का, वुडवर्थ का, स्किनर का? तो बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, कथन गैरिसन का है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन है 3, 5, 4, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो है 4 दिया है। पहला है संवेदीगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जो होती है 11 से लेके 15 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। बाल विकास का तात्पर्य है। तो बाल विकास का तात्पर्य किससे है? अभिवृद्धि से, भार से, स्वास्थ्य से या क्रमित परिवर्तन से? तो बाल विकास का तात्पर्य क्रमित परिवर्तन से है। और वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। तो वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? सृजनात्मकता, अभिरुचि, प्रत्यक्षीकरण या फिर बुद्धि? तो इसका राइट आंसर है सृजनात्मकता। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो किसने दिया है? थ्रस्टन ने, थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ट ने, स्पीयरमैन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ट ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है। टीएटी परीक्षण की कार्ड की संख्या होती है। तो टीएटी परीक्षण कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10, 10 प्लस 10 या फिर 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी 30 प्लस 1 सादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 प्लस 10 10 फिर 30 प्लस 1 सादा। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अवधान, प्रतिकार, अधिगम या अभिप्रेरणा? तो इसका राइट आंसर है अधिगम कहलाएगा। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, इनमें से कोई नहीं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है बुद्धि से। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? मान लीजिए यदि किसी बालक की मानसिक आयु क्या है? 15 वर्ष और वास्तविक आयु, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? सूत्र मैंने ऊपर क्या बताया था? मानसिक आयु बटे
वास्तविक आयु। वास्तविक आयु गुणे 100। तो हम यहाँ मानसिक आयु ऊपर क्या कर देते हैं, 15 लिख देते हैं, बटे में वास्तविक आयु गुणे 100। इसको देख लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 कटा, 15 दहम्मा कितना होता है, 150। तो इसकी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 150। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोहलर, स्किनर, वुडवर्थ, गेस्टाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहलर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। प्रेरणा क्या है, कार्य को आरंभ करने और जारी रखने की नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, एवरिल का, गुड का, गुड इवनिंग का, या फिर पीपी यंग का। तो इसका राइट आंसर है गुड का है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह कथन किसका है, रॉस का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, मैकडूगल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉस का। अब आगे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो अति लघु का पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है। तो बाल विकास के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है। उत्तर है, बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था यानी जन्म से पूर्व से लेकर किशोरावस्था 0 से लेकर 18 वर्ष तक के आयु वर्ग का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताइए। तो मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी होती है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कुल 14 होती है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। यह कथन किसका है। तो बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन किसका है। यह कथन है कोल एवं ब्रुस का है। प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हैं। संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में एक और कथन आ गया है, संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मैकडूगल और वुडवर्थ द्वारा दी गई है। किन्हीं दो बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए। तो किन्हीं दो बुद्धि परीक्षण के नाम लिखिए, ये प्रश्न आया था। पहला है स्टैनफोर्ड विने परीक्षण, स्टैनफोर्ड विने परीक्षण। दूसरा है भाटिया बैटरी परीक्षण। किन्हीं दो व्यक्तित्व परीक्षण के नाम बताइए। तो पहला है TAT, जिसका फुल फॉर्म है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। दूसरा है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम लिखिए। तो सूझ अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है वोल्फगैंग कोहलर जी। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, द्विकारक यानी द्विखंड, चार्ल्स स्पियरमैन ने किया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1889 में जर्मनी के लिप्जिग शहर के विलियम वुंट ने की थी। प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन यानी पुनर्बल सिद्धांत का प्रतिपादन CL हल ने किया था, यानी हल ने किया था। माध्यिका की गणना का सूत्र बताइए। तो माध्यिका की गणना का सूत्र है अवर्गीय आंकड़ों के लिए माध्यिका का सूत्र, यदि पदों की संख्या n यानी n जो है वो विषम हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा n + 1/2 पद। दूसरा है यानी यदि पदों की संख्या सम हो, यानी सम हो तो फार्मूला हो जाएगा n/2 पद प्लस
n+1/2 वा पद। तो ये सम के लिए फार्मूला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि कौन सी मानी जाएगी? तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि जो है 0 से लेके 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है। स्मृति को परिभाषित कीजिए। तो स्मृति को परिभाषित करना है, यह परिभाषा वुडवर्थ ने दिया है। पहले सीखी गई बात को याद रखना ही स्मृति है। यह सीखे गए अनुभवों के मस्तिष्क में संचित होने और पुनः स्मरण करने की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ ने कहा था कि पहले सीखी गई बात को याद रखना ही स्मृति है। अति लघु का आखिरी क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण क्या है? तो अधिगम अंतरण क्या है? उत्तर है, जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान, कौशल या अनुभव किसी दूसरी नवीन स्थिति को सीखने या कार्य करने में प्रभाव डालता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। आगे है खंडगा यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। बालक के विकास पर वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। तो बालक के विकास यानी वातावरण और वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, इसको क्या करना है? स्पष्ट करना है। उत्तर है, बालक के सर्वांगीण विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की पूरक एवं अनिवार्य भूमिका होती है। वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम बालक को उसके शारीरिक लक्षण, रंग, ऊंचाई, शारीरिक बनावट, मूल मानसिक क्षमताएं, बुद्धि और जैविक प्रवृत्ति प्रदान करती है। दूसरा है वातावरण का प्रभाव। वातावरण बालक के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवेश को दर्शाता है जो इन जन्मजात क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो ये परिभाषा वुडवर्थ ने दिया है कि बालक का विकास जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? गुणनफल है। अधिगम के पठार से आप क्या समझते हैं? इसको दूर करने के उपाय बताइए। तो अधिगम का पठार क्या है? जब सीखने की प्रक्रिया में उन्नति जो होती है रुक जाती है, अर्थात सीखने की गति में ना तो प्रगति होती है और ना ही अवनति, वक्र जो होता है समतल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को अधिगम का पठार कहते हैं। जैसे हम सीखते हैं, अधिगम को क्या कहते हैं? सीखते हैं तो उसे डायग्राम जैसे हम करते हैं, तो कभी ज़्यादा सीख लिया तो कभी कम सीख लिया। अगर जब हम बिल्कुल सीखे ना, वहाँ सपाट आ जाए, बिल्कुल सीखे ही ना, उसी को हम अधिगम का पठार कहते हैं। और इसको दूर करने के उपाय हैं शिक्षण विधियों में परिवर्तन, रुचिपूर्ण एवं आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है उचित प्रेरणा एवं उत्साहवर्धन, बालक को सतत अभिप्रेरित करना और पुरस्कार देना। तीसरा है विश्राम की व्यवस्था, थकान दूर करने के लिए पढ़ाई के बीच में उचित समय अंतराल या विश्राम देना चाहिए। चौथा है उद्देश्य एवं विषय में रुचि, विषय सामग्री को रोचक बनाना और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का उदाहरण सहित उल्लेख करिए। तो अभिप्रेरणा एक आंतरिक या बाह्य बल है जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा के मुख्य प्रकार, पहला है आंतरिक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा। जब व्यक्ति बिना किसी बाहरी दबाव के अपने स्वेच्छा यानी अपने इच्छा से आनंद या संतोष के लिए कार्य करता है, जैसे भूख लगने पर भोजन की खोज करना, आत्म संतुष्टि के लिए चित्रकारी करना, तो ये हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। दूसरा है बाह्य या कृत्रिम अभिप्रेरणा, जब व्यक्ति किसी बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सामाजिक दबाव के कारण कार्य करता है, जैसे परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर मिलने वाले पुरस्कार या शाबाशी के लिए पढ़ाई करना। सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसकी उपयोगिता बताइए। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का
ग्रहण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं तथा निर्वाचन किया जाता है। शिक्षा में सांख्यिकी की उपयोगिता। छात्रों के मूल्यांकन में छात्रों के प्रेतांकों की तुलना, श्रेणी तथा संप्रति स्तर ज्ञात करने के लिए। दूसरा है शैक्षणिक अनुसंधानों में शिक्षा संबंधी विभिन्न शोधों एवं निष्कर्षों की वैधता की जांच करने के लिए। तीसरा है शैक्षणिक नियोजन एवं प्रशासन में विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश, परिणाम और संसाधनों के प्रबंध में सहायता करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या तात्पर्य है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या तात्पर्य है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से तात्पर्य उस एकल मूल्य या अंक से है जो पूरे आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसके आसपास अन्य सभी अंक केंद्रित रहते हैं। इसे समानता औसत भी कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मुख्य मापें हैं। पहला है माध्य। सभी पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान माध्य कहलाता है। दूसरा है माध्यिका। आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य का पद होता है माध्यिका। बहुलक, वह मान जिसकी आवृत्ति आंकड़ों में सबसे अधिक बार होती है तो बहुलक होता है। जैसे हो गया 5, 6, 5, 5, 7, 5। तो यहाँ पे जो बहुलक होगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है वहाँ आंकड़ों की प्रवृत्ति 5 जो है 4 बार है, सबसे ज्यादा बार है। वही है जिसकी आवृत्ति बार बार हो वही बहुलक होता है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं दबाव की अवस्था है, इसकी विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इतना इम्पोर्टेंट है। मैंने 2025 का क्वेश्चन पेपर करवाया और 2024 का, 23 का, 22 का और ये 21 का। इतना इम्पोर्टेंट है, कम से कम 3 बार तो पूछा गया होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने यह परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि किशोरावस्था अत्यधिक तीव्र तनाव, तूफान, संघर्ष तथा विरोध की अवस्था है। इसका कारण क्या था? कारण एवं विवेचना। तीव्र शारीरिक परिवर्तन। इस अवस्था में शरीर में हार्मोनल बदलाव बहुत तेजी से होते हैं, जिसमें किशोरों में झिझक और तनाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है पहचान का संकट। किशोर स्वयं को ना तो बालक समझ पाते हैं और ना ही पूर्ण वयस्क, जिससे वे सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं। तीसरा है स्वतंत्रता की आकांक्षा। वे अभिभावकों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं, जिससे पारिवारिक संघर्ष जन्म लेता है। चौथा है भविष्य व करियर की चिंता। इस अवस्था में जो है वयस्क यानी किशोर जो होते हैं वो व्यवसाय, शिक्षा और भावी जीवन को लेकर अत्यधिक तनाव में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विस्मरण के कारण बताइए। तो विस्मरण क्या है? विस्मरण जो है पहले से सीखी गई बात या विषय सामग्री को पुनः स्मरण करने में असफल होना ही विस्मरण कहलाता है। विस्मरण के प्रमुख कारण है, पहला है समय का प्रभाव। सीखे गए विषय का दीर्घ काल या पुनरावृत्ति न करना। दमन का सिद्धांत। कष्टप्रद या दुखद घटनाओं को अवचेतन मन में दबाना। तीसरा है व्यतिकरण या बाधा। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान का हस्तक्षेप होना या नए ज्ञान में पुराने ज्ञान द्वारा बाधा पहुंचना ही इसका कारण है। मानसिक असंतुलन एवं थकान। मानसिक असंतुलन के कारण यानी अत्यधिक तनाव, भय, अस्वस्थता या थकान का होना इसका प्रमुख कारण है। स्मृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्मृति मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित की गई है। पहला है संवेदी स्मृति। यह अत्यंत अल्पकालिक यानी 1 सेकंड से कम होती है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है अल्पकालिक स्मृति। इसमें सूचनाएं 20 से 30 सेकंड तक सुरक्षित रहती है, जैसे फोन नंबर याद रखना। तीसरा है दीर्घकालिक स्मृति। इसमें सूचनाएं स्थायी रूप से लंबे समय तक संचित रहती है। चौथा है तार्किक स्मृति। समझकर और तर्क के आधार पर याद रखना। यांत्रिक रटंत स्मृति। बिना अर्थ समझे रटकर याद करना।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? मनोवैज्ञानिक युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार और चिंतन आंतरिक केंद्रित होता है। इसके मुख्य लक्षण एवं विशेषताएं हैं। ये व्यक्ति एकांत प्रिय, शांति, अल्पभाषी और संकोची स्वभाव के होते हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिक मेल-जोल और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से दूर रहना पसंद करते हैं। और तीसरा है ये अपने विचारों और भावनाओं को मन में ही रखते हैं और उत्तम लेखक, चिंतनशील और वैज्ञानिक हो सकते हैं। चौथा है आत्म केंद्रित होते हैं तथा शीघ्र मित्र नहीं बनाते हैं। वे अकेले रहना पसंद करते हैं। ज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो ज्ञान को प्रभावित करने वाले कारक हैं ज्ञान अर्जन या अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। पहला है विद्यार्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर और तनाव मुक्त मस्तिष्क ज्ञान ग्रहण करने में सहायक होता है। दूसरा है अभिप्रेरणा एवं रुचि। यदि सीखने वाले की विषय में रुचि और सीखने की तीव्र इच्छा है तो वह ज्ञान अर्जन प्रभावी होगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो ज्ञान जो है वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा, उसे कठिनाई होगी। तीसरा है शिक्षण विधियों एवं सामग्री। सरल, स्पष्ट एवं दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करने में ज्ञान अर्जन जो है सुगम बनाता है। वातावरण तथा परिवेश। अगर वातावरण शांत, स्वच्छ और प्रेरणादायक वातावरण होता है तो वो सीखने की गति क्या होती है, बढ़ा देती है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग 2020 के बाल विकास के प्रश्न पत्र के साथ